very good morning to all of you and welcome in Pathway Institute for Life Sciences। इसमें हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो पाथवेज थे उसको हम लोग देख रहे थे। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब्स साइकिल हो गया था और हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से इनका ओवरव्यू भी देखा था, ठीक है। अब ये था कि हम लोग एक नया उसमें कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस का, उसको हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है HMP शंट, ठीक है। HMP शंट से एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है HMP शंट। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उठता है ना कि HMP शंट होता क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट का मतलब क्या है? हेक्सोज का मतलब क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल हेक्सोज है, ठीक है। मोनोफॉस्फेट मतलब एक उसके साथ फॉस्फेट है। और इसका क्या होता है, एक तरीके से जो यूटिलाइजेशन होता है, अगर देखा जाए तो ओवरऑल HMP शंट में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होता है, कंप्लीटली यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। और फाइनली जो बनता है वो क्या बनता है? NADPH बनता है, जिसका हम लोग एक तरीके से देखेंगे कि जो रोल NADPH का होता है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रोल हो जाएगा आपका HMP शंट का। इसका और भी अल्टरनेटिव नाम है, जैसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। ओके, तो ये जो पाथवे है, इस पाथवे का बहुत सारा काम होता है, यानी ये मल्टी फंक्शनल पाथवे है। मल्टी फंक्शनल पाथवे है मतलब इस पाथवे के बहुत सारे फंक्शन होंगे, वो हम देखेंगे लेटर ऑन चल के। और दूसरा क्या है, ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑपरेट कहाँ पे होती है, तो ये साइटोसॉल में होती है, साइटोसॉल में ऑपरेट होती है। और तीसरी चीज़, ये कनेक्टेड किससे होती है, या इसको एक तरीके से बोला जाता है ना कि ये साइड पाथवे होती है किसकी? ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस का एक अल्टरनेटिव पाथवे है। अल्टरनेटिव पाथवे का मतलब क्या हो गया कि अगर ग्लाइकोलिसिस स्ट्रेस फील कर रही है ना, कि ग्लाइकोलिसिस के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ग्लूकोज अगर बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर ग्लाइकोलिसिस पे लोड पड़ रहा है, तो क्या करते हैं, कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इधर भी शिफ्ट कर देती है वो HMP शंट चलाने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट जो इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है। और ये आपको पता ही है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किससे आएगा? आपका ग्लूकोज से। ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा होता है? ग्लूकोकाइनेज होगा या तो हेक्सोकाइनेज। देखो, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज पे हायर एजुकेशन लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि ये कौन सा स्टेप कराता है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन, ठीक है। हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि जो क्वेश्चंस ट्रेंड में आ जाते हैं पूछने के, ठीक है, वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम द्वारा कॉमनली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये एक कंपटीशन में पूछा गया है, तो इट माइट बी कि अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें भी ये चीज़ पूछा जाए। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ जो कहानी स्टार्ट होती है HMP शंट की, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से चलती है। अब देखो, मोटे मोटे तौर पे क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंट्री करेगा और ऐसे चलते हुए फाइनली क्या बनाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। अब क्वेश्चन नहीं उठेगा कि सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटर कर रहा है और फाइनल प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही बन रहा है, तो डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो 6 मॉलिक्यूल इंटर करेंगे। मतलब यहाँ पे 6 लोग एंट्री किए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, और जब HMP शंट कंप्लीट हो जाता है तो बाहर कितने निकलते हैं? सिर्फ और सिर्फ 5, यानी कि 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंटर किए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और बाहर कितने निकले? 5। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि इसका नेचर क्या हुआ, HMP शंट का फिर नेचर क्या हुआ, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक? आप बोलोगे सर ये तो कैटाबॉलिक हुआ, बिकॉज एक जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। यस, लेकिन इसका जो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होता है ना, वो स्ट्रांगली क्या होता है ना? एनाबॉलिक होता है, ठीक है। तो ओवरऑल HMP शंट का जो हम लोग बोलेंगे कि नेचर क्या हुआ, एक तरीके से एनाबॉलिक नेचर होता है। मतलब मोस्टली क्या होता है? स्ट्रांगली एक तरीके से बोल सकते हैं एनाबॉलिक नेचर। क्लियर? तो इस चीज़ को जो हम लोग देखें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पूरी ये पाथवे चला के जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का
बाहर निकलता है, किसके फॉर्म में निकलेगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओवरऑल इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं डिस्कस करने से पहले। इधर हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल जो रिएक्शन इसका क्या होता है कि 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंट्री करते हैं, 12 NADPH इन्वॉल्व होता है, NADP होता है, और 6 वाटर मॉलिक्यूल। और ओवरऑल हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा मतलब क्या होगा? एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे कि 6 कार्बन निकलने का मतलब सम सॉर्ट ऑफ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। 12 NADPH बन रहा है, 12 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। और यहाँ पे देखो 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब यहाँ से कंपेयर कर देखो 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, 5 ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल ये आके आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो ये मैं यहाँ पे जो ओवरऑल जो रिएक्शन है उसको यहाँ पे हटा दे रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? NADPH, ठीक है। हम NADH की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? NADPH की। और पूरे मेटाबॉलिक पाथवे में, चाहे कार्बोहाइड्रेट का हो या लिपिड का हो या फिर एक तरीके से प्रोटीन का हो या न्यूक्लिक एसिड का है, जो प्रोडक्शन होता है ना NADPH का, NADPH बोल रहा हूँ, NADPH P, ठीक है, इसमें P नहीं होता है, NADH में P नहीं होता है। NADPH का वो मोस्ट ऑफ केसेस में किस में होता है? HMP शंट में होता है, ठीक है। वो किस में होगा? HMP शंट में होगा। और ये जो NADPH होता है ना, डे फर्स्ट मेरे लेक्चर में मैंने बताया था कि इसका नेचर क्या होता है? एनाबॉलिक नेचर होता है, यानी कि जितने भी बायोसिंथेटिक पाथवे होते हैं उसमें NADPH यूज होता है। NADH कहाँ पे यूज होता है? NADH तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है एनर्जी बनाने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, स्पेशली जो सिंथेटिक मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, आइदर इट विल बी सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, देखेंगे हम लोग जब फैटी एसिड सिंथेसिस देखेंगे वहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होगा। और दूसरा न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में भी इसका रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में इसका रोल होता है। तो जो भी सिंथेटिक पाथवे हैं, ठीक है, उसमें इसका रोल होगा। दैट्स वाई इसका जो नेचर होता है, मैंने क्या बोला था? एनाबॉलिक नेचर होता है HMP शंट का। क्लियर? तो अब इसको हम हटा दे रहे हैं और देखते कि HMP शंट को ब्रॉडली जो है ना वो 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ब्रॉडली 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला होता है आपका ऑक्सीडेटिव फेज एंड सेकंड वन इज योर नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। देखो HMP शंट को बहुत बड़े उसमें बुक्स में दिया गया, इसमें दिया गया, बट ओवरऑल आप बस इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि ये जो 3 स्टेप्स होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये आपके क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव फेज होते हैं। और ये जो लास्ट वाला होता है ना, ये बिल्कुल इंटर कन्वर्जन स्टेप है। इसलिए मैंने पूरा हटा के सिर्फ एक वर्ड लिख दिया है, इंटर कन्वर्जन स्टेप। और इस इंटर कन्वर्जन स्टेप में क्या होता है कि ये जो रिबोलोज 5 फॉस्फेट जो बनता है 5 कार्बन का, 5 कार्बन से कभी 3 कार्बन बनेंगे, फिर 4 कार्बन बनेंगे, फिर 5 कार्बन बनेंगे, फिर 6 कार्बन और 7 कार्बन। यानी कि इंटर कन्वर्जन स्टेप में जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो ऑलमोस्ट सभी के सभी बनते हैं। सभी का सभी मतलब ऐसा नहीं है कि सभी मोनोसेक्राइड, बट हाँ नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, मतलब 3 कार्बन वाला भी बनता है ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट, 4 कार्बन वाला भी बनता है इरिथ्रोस, ठीक है, फिर 5 कार्बन का यहाँ पे देख लिए रिबुलोज है ही, फिर ठीक है, फ्रक्टोज भी आपका 6 कार्बन का आ जाएगा, फ्रक्टोज और ग्लूकोज 6 कार्बन के आ जाएंगे, ये दोनों भी बनेंगे। 5 कार्बन में राइबोज भी बनता है। तो राइबोज बनने का मतलब क्या हुआ? DNA और RNA में उसका रोल एक तरीके से चला जाएगा। 7 कार्बन का भी मोनोसेक्राइड बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीडोहेप्टुलोज। तो 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक जितने मोनोसेक्राइड्स होते हैं सब इस इंटर कन्वर्जन स्टेप में बनते हैं, बट इसमें कोई भी गेन लॉस वाली चीज़ नहीं होती है। सिंपली क्या होता है? इंटर कन्वर्जन। यहाँ पे एक TPP रिक्वायर्ड होता है, याद कर लीजिएगा, थियामिन पायरोफॉस्फेट एज कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड होता है बहुत सारे एंजाइम के थ्रू, ठीक है। इससे क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस ऑक्सीडेटिव फेज से, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या बोल दिया? HMP शंट के 2 फेज हो गए, ऑक्सीडेटिव फेज एंड सेकंड वन इज नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है, यानी ये आपका इंटर कन्वर्जन स्टेप है। अब देखो ऑक्सीडेटिव फेज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन,
ठीक। और इस फेज में क्या होता है कि जो एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, G6PD, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अभी हम डिस्कस करेंगे इस पे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस ये क्या करता है कि 6 NADP इसका क्या करेगा, इसका तो रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लेता है, एंजाइम होता है आपका ग्लूकोनेट हाइड्रोलेस। अब ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो होता है अगेन ऑक्सीडाइज होता है और ये बनाता है आपका रिबुलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ पे जो एंजाइम होता है फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस, और यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि जो NADP है वो NADPH बनाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आप 6 क्यों आगे लिखे हैं, तो भाई मैं स्टार्टिंग बोला था ना कि 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल चलेंगे और ये पूरी प्रोसेस 6 बार चलेगी, ये 6 बार चलेगी, ठीक है। तो जब 6 बार चलेगी तो एक बार में एक NADP आ रहा है तो 6 टाइम में 6, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट उस चीज़ को कर दिया, ठीक है। 6 NADP प्लस 6 NADPH में करेगा, और यहाँ पे 6 NADP 6 NADPH में, और एक बार में एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो जब 6 टाइम चलेगा तो कितना निकलेगा, 6। यानी कि यहाँ पे जो चलेगा ना, इसको आप लोग एक तरीके से मान लो कि ये 6 टाइम चल रहा है, 6 टाइम HMP, इस चीज़ को क्लियर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे देखेंगे कि एक कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रहा है, यानी कि अभी तक क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन वाला था, ये भी 6 कार्बन वाला था, ये भी 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, बट यहाँ से एक कार्बन बाहर निकलेगा तो कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल बचेगा, 5 कार्बन, और ये होता है आपका रिबुलोज 5 फॉस्फेट। तो ये तो एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो गया, इसलिए इस फेज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज। दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज आपका इंटरकन्वर्जन स्टेप है, सिंपल, आप लोग इस चीज़ को रट्टा मार लीजिएगा, देख लीजिएगा, उससे उसमें कोई समझने वाली उतनी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस सबसे जो इसका फेवरेट चीज़ है, पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि NADPH का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, तो NADPH का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, HMP शंट में, पहला चीज़ तो ये। दूसरा ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी NADPH विल बी प्रोड्यूस, तो आपको पता है 6 यहाँ पे हो रहे हैं, 6 यहाँ पे हो रहे हैं, टोटल कितने होंगे, 12। अब ये पूछेंगे कि HMP शंट को चलाने के लिए कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, तो एट लिस्ट 6, ठीक है। अगर पूछें कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर HMP शंट के थ्रू चल रहा है तो कितने NADPH बनेंगे, तो भाई एक यहाँ बनेंगे, एक यहाँ बनेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, तो 6। अब ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस पाथवेज में या किस साइकिल में बनता है, तो ये भी एक इंक्लूड हो जाएगा भाई, HMP शंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कहाँ पे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे साइकिल में, ठीक है, तीसरे साइकिल में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन सभी एंजाइम्स में से एक एंजाइम जो है जिसके बारे में हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी खास बात क्या है भाई। तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है, ठीक है, ये एंजाइम एक तरीके से रेगुलेटरी एंजाइम होता है HMP शंट का, और इसकी वजह से ही HMP शंट क्या करता है, NADPH बनाता है, ठीक है। और NADPH का जो रोल होता है वो किस में होता है, तो पहला तो मैंने बोला फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस या स्टेरॉयड सिंथेसिस में। दूसरा इसका रोल जानते हैं क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और ये रिसाइकिल करता है किस चीज का, GSH का। देखो यहां से मैं जितनी बात बोल रहा हूं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या करता है, रिसाइकिल करता है GSH। GSH क्या करता है कि जो RBC होती है ना, RBC का जो मेम्ब्रेन होता है इसको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा,
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, देखो फ्री रेडिकल्स हमेशा बनते रहते हैं और ये क्या करेगा ना कि मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, उसके पास रिपेयर मैकेनिज्म नहीं होती है। रिपेयर मैकेनिज्म न होने की वजह से इसके पास जो जीएसएच होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। तो जीएसएच क्या करता है कि फ्री रेडिकल जो अटैक करते हैं इसके मेम्ब्रेन को, उसको न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है आपका जीएसएसडी में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और इस ऑक्सीडाइज फॉर्म को अगेन रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करता है आपका एनएडीपीएस। ओवरऑल अगर इतना कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो वो एक दिमाग में ये चीज़ समझ में आएगा ना कि भाई जो एनएडीपीएस होता है ना आरबीसी के मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एनी हाउ प्रोटेक्ट करता है बस। यानी कि एनएडीएच किसके लिए जरूरी है? आरबीसी के हेल्दी रहने के लिए। हेल्दी आरबीसी के लिए ये क्या है? एनएडीपीएस जरूरी है। यानी कि इसका अगर दो हम फायदा लिख लें तो पहला क्या हो गया? फैटी एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, स्टेरॉयड। तो ये तो क्या हो गया आपका? एनाबोलिक नेचर। दूसरा प्रोटेक्ट आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है, उसको हेल्दी रखता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि सर इसका रोल क्या है? अभी तो आप इसका रोल तो आप बताए ही नहीं अभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। तो देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो इसके जो क्या बोलते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो कभी कभी म्यूटेट कर जाते हैं, और म्यूटेट होने की वजह से क्या होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो अब डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा? एनएडीपीएस कम बनेंगे, ठीक है। कम बनने का मतलब क्या हुआ? कम बनने का मतलब ये हुआ कि जो एनएडीपीएस हैं वो और काम में ज़्यादा यूज हो पाएंगे, बट आरबीसी के प्रोटेक्शन में वो कम हो पाते हैं। तो आरबीसी का अगर प्रोटेक्शन ये एनएडीपीएस नहीं कर पा रहा है तो आरबीसी क्या हो जाएगी? टूटने लगेगी, हीमोलिसिस होने लग जाएगा। और हीमोलिसिस होने लग जाएगा तो क्या ये फायदा है कि नुकसान है? आप बोलेंगे सर नुकसान है, सीधी सी बात है नुकसान है। लेकिन कहीं कहीं पे आरबीसी जो है उसका टूटना फायदेमंद होता है। गेस कर सकते हैं कहाँ पे होता है? चलो बताते हैं। मलेरिया का नाम सुने आप लोग? मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ या आर्थ्रोपोडा? प्रोटोजोआ। इसका क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ये होता है इसका पैरासाइट बोल सकते हैं, प्लाज्मोडियम। मलेरिया क्या हो गया? अरे सॉरी, जो आर्थ्रोपोडा क्या होता है? आर्थ्रोपोडा इसमें मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है, वो वेक्टर का काम करती है। लेकिन एक्चुअली जो होता है प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम कहाँ पे ग्रो करता है? प्लाज्मोडियम कहाँ पे ग्रो करता है? प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर नहीं, अदर जगह भी ग्रो करता है। हम ये नहीं बोले कि आरबीसी में ही पर्टिकुलर ग्रो करता है, लेकिन हाँ एक उसकी स्टेज आती है लाइफ साइकिल की, एक स्टेज आती है जो आरबीसी में कंप्लीट होती है। और फिर यहाँ पे इसका रोल देखने को मिलता है कि जो कॉन्टिनेंट, बेसिकली मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया वाला भी एक तरीके से ट्रेड देखने को मिलता है। वहाँ पे नेचर ने ऐसे पर्सन्स को भी सेलेक्ट किया जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज म्यूटेटेड था। और उसका रीजन ये था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज म्यूटेटेड होने की वजह से वो एनएडीपीएस उतना नहीं बन पाता था, और एनएडीपीएस न बनने की वजह से आरबीसी उतना नहीं प्रोटेक्ट हो पाती थी, और आरबीसी नहीं प्रोटेक्ट होती थी तो आरबीसी का लसिस ज़्यादा होता था। आरबीसी की लसिस ज़्यादा होने की वजह से प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाता था वहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से ये इसकी डिफिशियंसी इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कॉन्टिनेंट में बेनिफिशियल रहा टू रेजिस्टेंट अगेन मलेरिया। चलो अब यहां से हम बोलते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डिफिशियंसी है तो वो किस डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की अगर डिफिशियंसी है तो ये जो होता है मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करा देगा और प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाएगी। तो इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो मलेरियल रेजिस्टेंट डेवलपमेंट के लिए नेचर ने क्या किया? दो चीज़ किया। पहला, एक तो सिकल सेल एनीमिया की ओरिजिन होती है, ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे। और दूसरा क्या होता है?
इसकी भी डिफिशियंसी होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का भी म्यूटेशन होता है। ठीक है, दो तरीके से देखा जाता है कि मलेरिया रेजिस्टेंस लोग होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा HMP शंट्स का एक तरीके से ओवरव्यू, इसका रोल क्या होता है। ठीक है, रोल बेसिकली आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन ऑफ NADPH, क्योंकि देखो HMP शंट की अगर आपको वैल्यू जानना है ना तो आपको फिर NADPH की वैल्यू जानना पड़ेगा, क्योंकि NADPH इज होल फॉर HMP शंट्स, मतलब NADPH की जो वैल्यू है वही HMP शंट की वैल्यू है। और इसके अलावा एक चीज और होती है, राइबोज का प्रोडक्शन। राइबोज क्या होता है, इसके इंटरमीडिएट स्टेप में बनता है, तो इसको भी बोल सकते हैं कि ये अल्टीमेटली आपका जो है DNA या RNA जो भी इसमें जा रहा है उसमें आपका जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज हो सकता है कि ऑल मोनोसेकेराइड ऑफ डिफरेंट कार्बन वेयर प्रोड्यूस। ठीक है, नाम अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। पहला जो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है, दूसरा होता है इरिथ्रोज। इरिथ्रोज कहाँ पे पाया जाएगा, इरिथ्रोज इज बेसिकली मोनोसेकेराइड। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पे पाया जाएगा, जैसा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, तो इरिथ्रोसाइट में मिलता है। इरिथ्रोज 4 कार्बन का होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का होता है। ठीक है, और उसके बाद 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, राइबोज हो जाएगा। 6 कार्बन का फ्रक्टोज ग्लूकोज हो जाएगा। 7 कार्बन का हो जाएगा सीडोहैप्टिलोज। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये HMP शंट या जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, और जो भी मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करके बता दिया। ठीक है, डिटेल हम लोग एनालिसिस नहीं गए, लेकिन हाँ जो मेन जो पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता दिया है कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज बस इतना ही, HMP शंट के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है।